हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस साल का एडब्ल्यू कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग का फॉरबिडन डोर पेपर हो चुका है खत्म। और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस साल के एडब्ल्यू कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के फर्स्ट एवर फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर क्या हुआ और हमें इस पेपर के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस साल के फॉरबिडन डोर पेपर की और जानते हैं कि इस साल के फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर क्या हुआ। और गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर इस पेपर के बाइन शो के बारे में बात नहीं करने वाला, यानी कि प्री शो के बारे में बात नहीं करने वाला, क्योंकि आप चाहे तो पूरा प्री शो एडब्ल्यू कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस पेपर का कोई भी मैच देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट के अंदर जाकर वहां से आप आने वाले दिनों के अंदर इस पेपर की पूरी मैचेस देख सकते हैं। और हाँ, इसी के साथ ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर इंडिया के अंदर एडब्ल्यू सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना, जैसे कि टी शर्ट या फिर हुडीज। पर जहां तक बात इस पेपर की एक्चुअल शो की, तो गाइस हमें इस एक्चुअल पेपर के ऊपर सबसे पहले मैच देखने को मिला क्रिस जेरिको, सैमी गुवेरा और मिनोरू सुजुकी वर्सेस एडी किंगस्टन, शोटा उमिनो और व्हीलर युता के बीच में एक 6 मैन टैग टीम मैच। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच फॉरबिडन डोर पेपर को शुरू करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और हमें इस मैच के अंदर सभी सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और क्रिस जेरिको और व्हीलर युता ने इस मैच की शुरुआत की, जहां पर इस फर्स्ट मैच के लिए सभी फैंस काफी एक्साइटेड थे, इसलिए इस मैच के अंदर फैंस की एनर्जी भी काफी ज्यादा थी। और माना कि इस मैच के अंदर एडी किंगस्टन और क्रिस जेरिको की राइवलरी चल रही थी, लेकिन जब इस मैच के अंदर एडी किंगस्टन और मिनोरू सुजुकी एक दूसरे के आमने सामने आ गए, तब हमें इस मैच के अंदर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में बहुत ही बढ़िया रेसलिंग देखने को मिली है। जिसके साथ ही इस मैच के अंदर शोटा उमिनो यानी कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग नए स्टार, उन्होंने भी अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। और सैमी गुवेरा ने भी इस मैच के अंदर कुछ बहुत ही मेमोरेबल स्पॉट्स तैयार किए हैं। और एडी किंगस्टन और मिनोरू सुजुकी, इनका तो इस मैच के अंदर अपना अलग ही मैच चल रहा था, क्योंकि ये दोनों रिंग के बाहर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में क्रिस जेरिको और शोटा उमिनो इस मैच के अंदर लीगल थे, जहां पर सरप्राइजिंगली शोटा उमिनो ने क्रिस जेरिको के ऊपर उनका फिनिशर यानी कि लैंड टेमर लगा दिया था। और ये देखकर मिनोरू सुजुकी और सैमी गुवेरा ने क्रिस जेरिको को सेव कर दिया, जिसी बीच शोटा उमिनो ने अकेले ही सैमी गुवेरा और क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक कर दिया। और इसी बीच क्रिस जेरिको ने शोटा उमिनो के ऊपर अपना फिनिशर जुड़े इफेक्ट लगाकर शोटा उमिनो को पिन कर जेरिको ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो इस साल के फॉरबिडन डोर पेपर को ओपन करने के लिए बहुत ही बढ़िया मैच था। और फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर पहले मैच से दिस इज ऑसम के चांस लग रहे थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि मैच कितना बढ़िया मैच था। और शोटा उमिनो को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि पॉसिबली शोटा उमिनो आगे चलकर न्यू जापान प्रो रेसलिंग के नए हिरोशी तनाहाशी बन सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर उनका फ्यूचर क्या होता है। पर इसके बाद हमें इस साल के फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर एफटीआर अपने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स और जेफ कॉब और ग्रेटो खान अपने न्यू जापान प्रो रेसलिंग की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर ड्रॉपिंग वाइस के खिलाफ भी डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच था। और यहाँ पर हमें इस मैच की शुरुआत एफटीआर की तरफ से डैक्स सारूड और ओपन वाइस की तरफ से रॉकी रोमेरो करते हुए दिखाई दिए, जहां पर इस मैच की शुरुआत में रॉकी रोमेरो और एफटीआर इन दोनों की तरफ से हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। पर गाइस अनफॉर्चुनेटली इस मैच के अंदर एफटीआर के डैक्स सारूड को शायद शोल्डर में कोई इंजरी हो गई, इसलिए डॉक्टर्स भी डैक्स सारूड को चेक करने के लिए आ गए। जिसके बाद हमें डॉक्टर्स डैक्स सारूड को बैकस्टेज ले जाते हुए दिखाई दिए, जिससे कि हम समझ सकते थे कि इस मैच के अंदर डैक्स सारूड को इंजरी हुई है, जिससे कैश व्हीलर को इस मैच के अंदर अकेले कम्पीट करना पड़ा। और ये देखकर ग्रेटो खान और जेफ कॉब और ओपन वाइस ने मिलकर कैश व्हीलर को इस मैच के अंदर टारगेट करना स्टार्ट कर दिया और वो कैश व्हीलर को पिन कर यहाँ पर ये मैच जीतना चाहते थे। जिस बीच हमें ग्रेटो खान और जेफ कॉब और ओपन वाइस की तरफ से इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। पर एक टाइम के लिए अकेले कैश व्हीलर इस मैच के अंदर फाइट बैक कर रहे थे, जो देखकर हमें डैक्स सारूड फाइनली इस मैच के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दिए, जिससे कैश व्हीलर को बैकअप मिल गया। और डैक्स सारूड के इस मैच के अंदर आने के बाद हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और इस मैच के अंदर भी दिस इज ऑसम के चांस हो रहे थे। और इसी बीच जेफ कॉब के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर रोपंगी वाइज ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन एफटीआर ने किस तरीके से मैच सेव कर लिया और फाइनली रोपंगी वाइज के ऊपर अपना फिनिशर बिग ग्रीग लगाकर यहाँ पर रोपंगी वाइज को पिन कर एफटीआर ने ये मैच जीत लिया है। और गाइस एफटीआर बन चुके हैं रिंग ऑफ ऑनर कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के नए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। जो मैच तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था, पर इसके साथ ही हमें मिल चुके हैं नए टैग टीम चैंपियंस, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। जिसके बाद हमें फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी का फर्स्ट एवर ऑल अटलांटिक चैंपियन क्राउन करने के लिए एक फैटल 4-वे मैच देखने को मिला, जहां पर मीरो, मैलेगाई ब्लैक, पाक और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के कॉर्नर एक दूसरे को एक फैटल 4-वे मैच के अंदर फेस कर रहे थे।
और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे इस मैच के अंदर पाक और मैलेकाई ब्लैक एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, पर इनके अंदर स्पॉटलाइट के अंदर खड़े होकर मीरो कॉर्नर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे और कॉर्नर को यहाँ पर कोई भी चांस नहीं मिल रहा था। पर इसी बीच पाक और मैलेकाई ब्लैक रिंग के अंदर आ गए, जिस बीच हमें यहाँ पर मीरो पाक और मैलेकाई ब्लैक इन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दिए। लेकिन एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर मैलेकाई ब्लैक पाक के ऊपर अटैक करना चाहते थे, लेकिन मीरो भी पाक के ऊपर अटैक करना चाहते थे, जिससे कि हमें इस मैच के अंदर मीरो और मैलेकाई ब्लैक इन दोनों के बीच में एक बहस होती हुई दिखाई दी और मीरो और मैलेकाई ब्लैक इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स तो देखने को मिले ही है, लेकिन जब कभी कॉर्नर इस मैच के अंदर अपना कमबैक करते तो मीरो कॉर्नर के ऊपर अटैक कर कॉर्नर को रिंग के बाहर कर देते। पर मीरो और मैलेकाई ब्लैक एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के बीच में पाक ने यहाँ पर मीरो और मैलेकाई ब्लैक इन दोनों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इतने में मैलेकाई ब्लैक ने रिंग के बाहर एक टेबल सेट कर दिया और मैलेकाई ब्लैक मीरो को उस टेबल के थ्रू फेंकना चाहते थे, जहाँ पर पाक भी मैलेकाई ब्लैक की मदद कर रहे थे, पर ये दोनों ही मीरो को टेबल के थ्रू नहीं रख पाए और इतने में कॉर्नर ने मीरो को ही टेबल के थ्रू फेंक दिया। जो देखा जाए तो कॉर्नर को इस मैच के अंदर कमबैक करने के लिए एक बहुत ही बड़ा मोमेंट थी, क्योंकि इस पूरे मैच के अंदर मीरो ने कॉर्नर के ऊपर अटैक किया था, पर फाइनली कॉर्नर ने मीरो के ऊपर सबसे बड़ा अटैक कर मीरो को टेबल के थ्रू फेंक दिया था, जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर कॉर्नर के लिए बहुत ही बढ़िया चांस देखने को मिले हैं और कॉर्नर इस मैच के अंदर एक अंडरडॉग बने थे, जो कि पाक और मैलेकाई ब्लैक के ऊपर अटैक कर ये मैच जीतने काफी करीब पहुंचे थे। पर फाइनली मीरो भी इस मैच के अंदर वापस आ गए और मीरो ने इस मैच के अंदर मैलेकाई ब्लैक और कॉर्नर के ऊपर अटैक कर दिया और इनके अंदर मीरो ने पाक के ऊपर अपना फिनिशर गेम ओवर लगा दिया, जो देखकर लग रहा था कि यहाँ पर मीरो ऑल अटलांटिक चैंपियन बनने वाले हैं। पर इतने में मैलेकाई ब्लैक ने मीरो के ऊपर ब्लैक मिस फेंक दिया, जिससे कि मीरो इस मैच से बाहर हो गए और मैलेकाई ब्लैक कॉर्नर के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन इसका फायदा उठाकर पाक ने मैलेकाई ब्लैक के ऊपर एक 450 स्प्लैश लगा दिया और फाइनली कॉर्नर के ऊपर अपना सबमिशन ब्रूटलाइजर लगा दिया, जो कि कॉर्नर सहन नहीं कर पाए और यहाँ पर कॉर्नर ने टैप आउट कर दिया, जिससे कि सरप्राइजिंगली पाक बन चुके हैं फर्स्ट एवर ऑल अटलांटिक चैंपियन। तो इस साल के फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच था और गाइस पाक भी बन चुके हैं फर्स्ट एवर ऑल अटलांटिक चैंपियन, जो देखकर मैं तो काफी सरप्राइज था, क्योंकि पाक को फाइनली एडब्ल्यू कंपनी के अंदर कोई चैंपियनशिप मिली है, जिसके ऊपर आपको क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर स्टिंग, डार्बी अलिन, टाकाहाशी और शिंगो टकागी मिलकर एक 8-मैन टैग टीम मैच के अंदर बुलेट क्लब को फेस करते हुए दिखाई देने वाले थे, लेकिन गाइस यहाँ पर टाकाहाशी इस मैच के लिए नहीं आ पाए, इसलिए यहाँ पर ये मैच एक 3-on-3 मैच होने वाला था और इस मैच के अंदर हिकोली रिंग साइड पर रहने वाले थे। पर जब इस मैच के लिए स्टिंग के एंट्रेंस का टाइम आया तब यहाँ पर स्टिंग नहीं आए, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर स्टिंग भी नहीं आने वाले। पर बुलेट क्लब के एंट्रेंस चलने के दौरान सरप्राइजिंगली यहाँ पर सभी लाइट्स ऑफ हो गई और हमने देखा कि यहाँ पर स्टिंग आए थे और एंट्रेंस टाइम से स्टिंग ने बुलेट क्लब के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर डार्बी अलिन ने हिकोली के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि यहाँ पर ये मैच एक फेयर एंड स्क्वायर 3-on-3 मैच रहे, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस हमें इस मैच के अंदर डार्बी अलिन, शिंगो टकागी, एल फैंटास्मा और यंग बक्स इन सभी के बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और गाइस इस मैच के अंदर इन सभी ने अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है और मोस्टली इस मैच के अंदर स्टिंग लीगल नहीं हुए, पर जैसे जैसे मैच अपने एंड की तरफ गया वैसे स्टिंग इस मैच के अंदर टैग लेकर आ गए और इस मैच के अंदर आते ही स्टिंग ने यहाँ पर दोनों यंग बक्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर एल फैंटास्मा स्टिंग को रोकने के लिए गए, पर एल फैंटास्मा साइड में लगाकर स्टिंग यंग बक्स के ऊपर अपना सबमिशन यानी कि शार्प शूटर लगाने के लिए जा रहे थे, पर हिकोली ने स्टिंग को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिसका फायदा उठाकर रेफरी की नजर बचाते हुए एल फैंटास्मा ने स्टिंग के ऊपर एक लो ब्लो लगा दिया, जिससे कि यंग बक्स इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए और यंग बक्स ने सभी के ऊपर सुपर किक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, पर स्टिंग के ऊपर सुपर किक्स का कुछ असर नहीं हुआ और इतने में डार्बी अलिन ने रिंग के बाहर हिकोली के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि हिकोली इस मैच से बाहर हो गए और इनके अंदर यंग बक्स स्टिंग के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बीटी ट्रिगर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन स्टिंग ने इसे रिवर्स कर यंग बक्स के ऊपर अपना डबल फिनिशर यानी कि स्कॉर्पियन डेथ ड्रॉप लगा दिया और शिंगो टकागी ने रिंग के अंदर आकर एल फैंटास्मा के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और एल फैंटास्मा को पिन कर शिंगो टकागी ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस साल के फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच था और गाइस स्टिंग ने स्टेज में भी यंग बक्स के खिलाफ एक बहुत ही बढ़िया मैच दिया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि स्टिंग कितने बढ़िया रेसलर है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन इसके बाद हमें फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर थंडर रोजा अपनी एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टोनी स्टॉर्म के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस सरप्राइजिंगली हमें इस मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म एक हील सुपरस्टार रसल करती हुई दिखाई दी है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि थंडर रोजा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फेस सुपरस्टार दिखाई दे सकती है, लेकिन फिर भी हमें इस मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म और थंडर रोजा इन दोनों की तरफ से अपना 100% देखने को मिला है और इन दोनों सुपरस्टार्स ने इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। पर गाइस आप समझ सकते हैं कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग और एडब्ल्यू कंपनी इन दोनों ही कंपनियों के बहुत ही बढ़िया मेल रेसलर्स के मैचेस के सामने विमेंस डिवीजन का ये मैच काफी फीका ही दिखाई देगा और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद फाइनली इस मैच के आखिर में थंडर रोजा ने टोनी स्टॉर्म के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया, पर फिर भी यहाँ पर टोनी स्टॉर्म ने किक आउट कर दिया, जो देखकर थंडर रोजा काफी शॉक थी, क्योंकि थंडर रोजा ने इस फिनिशर से अपने आज तक के सभी अपोनेंट्स को हरा दिया है।
पर टोनी स्टॉर्म यहाँ पर एक आउट कर पाए, जो देखकर फाइनली थंडर रोजा ने टोनी स्टॉर्म के ऊपर डस्टिन रोड्स का फिनिशर यानी फाइनल कट लगा दिया और यहाँ पर टोनी स्टॉर्म को पिन कर थंडर रोजा ने मैच जीत लिया है और थंडर रोजा स्टिल है एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और ये मैच खत्म होने के बाद थंडर रोजा और टोनी स्टॉर्म इन दोनों ने एक हैंडशेक भी किया, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि दोनों ही सुपरस्टार्स अब भी काफी अच्छे दोस्त थे। लेकिन इसके बाद हमें फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन यानी कि विल ऑस्प्रे अपने IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप चैलेंजर ऑरेंज कैसिडी के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और हमें यहाँ पर विल ऑस्प्रे के पास चैंपियनशिप नहीं दिखाई दी, क्योंकि माना कि विल ऑस्प्रे चैंपियन है, लेकिन विल ऑस्प्रे की चैंपियनशिप जूस रॉबिन्स ने चुराई है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच इस साल के फॉरबिडन डोर पेपर के वन ऑफ द बेस्ट मैचेस में से एक था। और जैसे ये मैच शुरू हुआ वैसे ऑरेंज कैसिडी इस मैच के अंदर विल ऑस्प्रे का काफी मजाक उड़ा रहे थे, पर जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे इस मैच के अंदर विल ऑस्प्रे ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और मोस्टली इस मैच के अंदर डोमिनेट करने के बाद जब फाइनली विल ऑस्प्रे ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, तो ऑरेंज कैसिडी इतने डैमेज हो चुके थे कि ऑरेंज कैसिडी अपने पैरों के ऊपर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। पर इसी पॉइंट के ऊपर ऑरेंज कैसिडी ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर विल ऑस्प्रे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और कैसिडी ने विल ऑस्प्रे का मुंह सीधा कैमरा के ऊपर पटक दिया और ऑरेंज कैसिडी विल ऑस्प्रे के ऊपर अपना फिनिशर लगाने काफी करीब पहुंच चुके थे। पर इतने में विल ऑस्प्रे ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अपना फिनिशर ऑस्कटर लगा दिया, जिस पर हमें ऑरेंज कैसिडी आउट करते हुए दिखाई दिए हैं, जो देखकर विल ऑस्प्रे काफी सरप्राइज थे। पर यहीं पर टाइम वेस्ट ना करते हुए विल ऑस्प्रे ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अपना दूसरा फिनिशर यानी कि बैक एल्बो लगा दिया, पर फिर भी सरप्राइजिंगली ऑरेंज कैसिडी ने किक आउट कर दिया, जो देखकर इस बार तो विल ऑस्प्रे और पूरा क्राउड काफी शॉक था। और इतने में विल ऑस्प्रे ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अपना तीसरा फिनिशर यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर लगा दिया और इस बार ऑरेंज कैसिडी किक आउट नहीं कर पाए और ऑरेंज कैसिडी को पिन कर विल ऑस्प्रे ने ये मैच जीत लिया है, जो मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था और एक पोटेंशियल 5 स्टार मैच था। और विल ऑस्प्रे के मैच जीतते ही यहाँ पर विल ऑस्प्रे ओजी के साथ मिलकर ऑरेंज कैसिडी को अटैक कर रहे थे और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी को बचाने के लिए रोपंग वाइज आ गए, पर वो भी विल ऑस्प्रे के फैक्शन के सामने कुछ नहीं कर पाए। और तभी हमें यहाँ पर फॉरबिडन डोर पेपर का सबसे बड़ा सरप्राइज देखने को मिला, क्योंकि गाइज यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि शिबाटा आ गए। जो कौन है अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिबाटा न्यू जापान प्रो रेसलिंग के सबसे टफेस्ट रेसलर है, जो कि मोस्टली इंजर्ड चलते हैं। क्योंकि गाइज शिबाटा इतने टफ है कि वो सिर्फ एक हेडबट लगाकर अपने ओपोनेंट का खून निकाल सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि शिबाटा कितनी खतरनाक सुपरस्टार है। और इन्हें देखकर पूरा क्राउड भी काफी शॉक था और विल ऑस्प्रे भी काफी शॉक थे। और यहाँ पर विल ऑस्प्रे की टीम शिबाटा को रोकने के लिए गई, पर उनके ऊपर अटैक कर शिबाटा रिंग के अंदर आ गए और रिंग के अंदर आकर शिबाटा ने विल ऑस्प्रे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर विल ऑस्प्रे की टीम ने विल ऑस्प्रे को बचा लिया, जिसके बाद हमें फाइनली शिबाटा और विल ऑस्प्रे एक दूसरे से अलग होते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर हमें शिबाटा और विल ऑस्प्रे इनके बीच में न्यू जापान प्रो रेसलिंग के ऊपर एक मैच देखने को मिलता है, तो गाइस ये मैच सच में एक बहुत ही बढ़िया मैच होगा। पर इसके बाद फाइनली रिंग के अंदर ऑरेंज कैसिडी और शिबाटा एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दिए, जो कि काफी मिसमैच पेयर है, क्योंकि एक तरफ ऑरेंज कैसिडी है जिन्हें किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता और दूसरी तरफ शिबाटा है जो कि सबसे खतरनाक रेसलर है। पर यहाँ पर कैसिडी ने शिबाटा को गॉगल्स पहना दिए, जो काफी फनी था और ये देखकर शिबाटा भी काफी हंस रहे थे, जैसा मैंने शिबाटा को उनके रेसलिंग करियर के अंदर पहली बार करते हुए देखा है। पर इसी तरीके से हमें शिबाटा इस साल के फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर देखने को मिले हैं, जो देखकर मैं तो काफी खुश था। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। पर इसके बाद हमें फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर जैक सेबियर जूनियर अपने मिस्ट्री ओपोनेंट को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज यहाँ पर जैक सेबियर जूनियर का मिस्ट्री ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि जैसे कि हमें प्रेडिक्ट किया था वैसे ही फॉर्मर WWE सुपरस्टार सिज़ेरो थे। और गाइज यहाँ पर सिज़ेरो को एक बहुत ही बढ़िया ओवेशन मिली है और सिज़ेरो को देखकर पूरा क्राउड काफी खुश था। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही जैक सेबियर जूनियर के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर सिज़ेरो ये मैच जीतने के लिए गए, जो कि काफी बड़ी अपसेट होती, लेकिन जैक सेबियर जूनियर किक आउट कर पाए। जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर जैक सेबियर जूनियर और सिज़ेरो इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा टेक्निकल मैच देखने को मिला है और हम इस मैच को एक टेक्निकल मास्टरपीस भी कह सकते हैं, जिसे एक्सप्लेन करना तो लगभग नामुमकिन है। पर सच में गाइस ये मैच इस साल के फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच था और सिज़ेरो के AEW कंपनी के डेब्यू के तौर पर ये मैच एक मास्टरपीस था। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस में फाइनली इस मैच के अंदर सिज़ेरो अपना सिज़ेरो स्विंग लगाते हुए दिखाई दिए, जिस पर भी जैक सेबियर जूनियर नीचे नहीं रह रहे थे। इसीलिए फाइनली सिज़ेरो ने जैक सेबियर जूनियर के ऊपर एक काफी खतरनाक अपर कट लगाकर अपना नया फिनिशर यानी कि स्ट्रेट जैकेट पावर बम लगा दिया और यहाँ पर जैक सेबियर जूनियर को पिन कर सिज़ेरो ने ये मैच जीत लिया है, जो उनका AEW कंपनी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया डेब्यू मैच था और सिज़ेरो ने ये मैच जीत लिया है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि सिज़ेरो के AEW कंपनी के अंदर आने के ऊपर आपका क्या कहना है। पर मैं तो सिज़ेरो को देखकर काफी खुश हूँ और मुझे देखना है कि उनके साथ आगे क्या होता है। पर गाइस इसके बाद हमें फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर जे व्हाइट अपनी IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एक फैटल 4-वे मैच के अंदर काजुचिका ओकाडा, हैंगमैन एडम पेज और एडम कोल के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की,
तो गाइस ये मैच शुरू होने से पहले इस मैच के अंदर सभी फैंस होली शिट के चैंट्स कर रहे थे, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ये मैच कितना बढ़िया मैच होगा। और गाइस ये मैच उतना बढ़िया मैच था ही, क्योंकि गाइस मेरे हिसाब से एक 5 स्टार मैच था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस मैच शुरू होते ही सरप्राइजिंगली जे वाइट रिंग के बाहर चले गए और ये देखकर एडम कोल काफी सरप्राइज थे, क्योंकि शायद अब एडम कोल अकेले हैंगमैन पेज और काजुचिका ओकाडा का मार खाते, इसलिए एडम कोल भी रिंग छोड़कर बाहर चले गए। जिसके बाद हमें ओकाडा और हैंगमैन पेज एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देने ही वाले थे, पर एडम कोल ने हैंगमैन पेज के ऊपर और जे वाइट ने ओकाडा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर एडम कोल और जे वाइट ये दोनों मिलकर हैंगमैन एडम पेज और ओकाडा के ऊपर अटैक कर रहे थे। इस अटैक के अंदर जे वाइट और एडम कोल ने मिलकर एक टाइम के लिए हैंगमैन पेज के ऊपर रैंप पर एक बहुत ही बड़ा सुपरलेक्स लगाए, जिससे कि हैंगमैन एडम पेज इस मैच से बाहर हो गए। और इनके अंदर जाकर एडम कोल और जे वाइट मिलकर ओकाडा के ऊपर अटैक कर रहे थे, पर थोड़ी देर बाद हैंगमैन एडम पेज भी रिंग के अंदर आ गए और हैंगमैन पेज ने यहाँ पर आकर जे वाइट और एडम कोल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर हैंगमैन पेज अकेले नहीं कर पाए, पर हैंगमैन पेज के साइड में हटने के बाद ओकाडा ने यहाँ पर अकेले जे वाइट और एडम कोल के ऊपर अटैक कर दिया और ओकाडा ने दिखा दिया कि ओकाडा अब भी हैंगमैन पेज से बढ़िया सुपरस्टार है। जिस बीच एडम कोल और जे वाइट ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया, पर हमें सरप्राइजिंगली इस बार एडम कोल जे वाइट के ऊपर टर्न होते हुए दिखाई दिए। जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर चारों ही सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और गाइस यहाँ पर चारों ही सुपरस्टार्स इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे। और फाइनली इस मैच के आखिर में हैंगमैन एडम पेज ने जे वाइट के ऊपर ये मैच जीतने के लिए अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगाया, पर ओकाडा ने किस तरीके से ये मैच सेव कर लिया। जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर ओकाडा और हैंगमैन पेज इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा रेसलिंग देखने को मिली है। पर एडम कोल ने यहाँ पर आकर हैंगमैन पेज को रिंग के बाहर कर दिया। जिसके बाद एडम कोल ओकाडा के ऊपर फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, पर ओकाडा ने एडम कोल के मूव्स रिवर्स कर दिए और ओकाडा एडम कोल के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, पर एडम कोल ने इसे रिवर्स कर दिया और इतने में जे वाइट ने आकर ओकाडा के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि ब्लेड रनर लगा दिया। जिसके बाद इस मैच का एंड काफी ऑकवर्ड तरीके से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एडम कोल के ऊपर कोई फिनिशर तो नहीं लगा था, पर इसके बाद जे वाइट ने एडम कोल को पिन कर दिया और यहाँ पर एडम कोल को पिन कर जे वाइट ने ये मैच जीत लिया है, जबकि एडम कोल के ऊपर कोई फिनिशर भी नहीं लगा था। जो रिजल्ट देखकर फैंस भी थोड़े फार शॉक थे, लेकिन गाइस फाइनली ये मैच जीतकर जे वाइट स्टिल है IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस सच में ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था, पर इस मैच का रिजल्ट थोड़ा फार बढ़िया हो सकता था। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इस सब के बाद फाइनली शो के मेन इवेंट के अंदर हमें इंटीरियम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जॉन मॉक्सली हिरोशी तनाहाशी को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे इस मैच की शुरुआत में हमें जॉन मॉक्सली और हिरोशी तनाहाशी हमें काफी संभल कर और काफी टेक्निकल रेसलिंग करते हुए दिखाई दिए। पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे जॉन मॉक्सली ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया और जॉन मॉक्सली ने इस मैच के अंदर हिरोशी तनाहाशी के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही हिरोशी तनाहाशी ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया, तो वैसे ही जॉन मॉक्सली हिरोशी तनाहाशी को रिंग के नीचे ले गए और वहां पर जाकर जॉन मॉक्सली ने हिरोशी तनाहाशी के ऊपर टेबल के थ्रू एक बहुत ही बढ़िया स्लैम लगाया, जो कि इस मैच का काफी इंपॉर्टेंट मोमेंट थी। पर फिर भी किस तरीके से तनाहाशी रिंग के अंदर आ पाए, जो देखकर जॉन मॉक्सली काफी सरप्राइज थे। पर रिंग के अंदर आने के बाद तनाहाशी ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और तनाहाशी ने मॉक्सली को उस तरीके से अटैक किया जिस तरीके से अब तक जॉन मॉक्सली तनाहाशी के ऊपर अटैक कर रहे थे। और तनाहाशी के इस अटैक के अंदर जॉन मॉक्सली का खून भी निकला और तनाहाशी ने सिर्फ अपने हाथों के अटैक से जॉन मॉक्सली का खून निकाला था। इसलिए इस मैच के अंदर मॉक्सली तनाहाशी से डरकर यहाँ पर तनाहाशी से दूर भाग रहे थे, लेकिन फाइनली तनाहाशी ने जॉन मॉक्सली के ऊपर एक क्रॉस बॉडी लगाई और फाइनली इस मैच के आखिर में अपना फिनिशर फ्रॉग स्लैश लगा दिया। पर फिर भी जॉन मॉक्सली यहाँ पे किकआउट कर पाए और जॉन मॉक्सली ने तनाहाशी के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया, पर तनाहाशी ने 1 काउंट के ऊपर किकआउट कर दिया, जो देखकर जॉन मॉक्सली काफी सरप्राइज थे। और इसलिए जॉन मॉक्सली ने फाइनली तनाहाशी के ऊपर हैमर एंड एनिमल एल्बोज लगाकर तनाहाशी के ऊपर अपना सबमिशन मूव यानी स्लीपर होल्ड लगा दिया। पर इसे कन्वर्ट कर जॉन मॉक्सली ने तनाहाशी के ऊपर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया और आखिरकार तनाहाशी को पिन कर जॉन मॉक्सली ने ये मैच जीत लिया है और जॉन मॉक्सली बन चुके हैं ब्रांड न्यू इंटीरियम AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जो मैच देखा जाए तो इस साल के फॉरबिडन डोर पेपर के मेन इवेंट के अंदर एक बहुत ही बढ़िया मैच था और यहाँ पर सभी फैंस ने भी मैच एंजॉय किया है। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद जब तनाहाशी और जॉन मॉक्सली एक दूसरे को प्रेस कर रहे थे, तभी यहाँ पर क्रिस जेरिको और डेनियल गार्सिया ने आकर तनाहाशी और जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए एडी किंगस्टन आ गए। पर फिर भी 2-on-1 अटैक के सामने एडी किंगस्टन कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए यहाँ पर व्हीलर यूथा सैंटाना और ओटिस आ गए, जिनके पीछे पीछे यहाँ पर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी आ गई और हमें यहाँ पर इन सभी सुपरस्टार्स के बीच में एक काफी बड़ा ब्रॉल देखने को मिल रहा था। पर तभी यहाँ पर सिज़ारो भी आ गए और यहाँ पर आकर सिज़ारो ने पूरी जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी यहाँ से भाग गई और आखिरकार यहाँ पर फेस टीम ने स्टंटॉल किया। जो देखा जाए तो AEW कंपनी अगले शो यानी कि ब्लड एंड गट्स को प्रमोट करने के लिए काफी अच्छा तरीका था, लेकिन गाइस मुझे लग रहा था कि AEW कंपनी को इस साल के फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर ये ब्रॉल नहीं करवाना चाहिए था। पर इसी ब्रॉल के साथ इस साल का फॉरबिडन डोर पेपर खत्म हुआ। इस पेपर के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस मुझे पेपर बहुत पसंद आया है और आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think
you're going. Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?